आप सुन रहे हैं द बहुजन लेंस, जहां इतिहास, समाज और सत्ता को बहुजन दृष्टि से देखा जाता है। द बहुजन लेंस पर आपका स्वागत है। आज की हमारी बातचीत का केंद्र है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और उनके शुरुआती संघर्ष। और इन दस्तावेजों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब की जो लड़ाई थी वो सिर्फ कानूनी किताबों तक सीमित क्यों नहीं थी। बिल्कुल, बल्कि जमीन पर कैसे लड़ी गई। हाँ, और आज हम सिर्फ घटनाओं को दोहराएंगे नहीं, हम उस सोच की गहराई में उतरेंगे जिसने भारत के लाखों लोगों के लिए सम्मान और अधिकार का रास्ता खोला। मतलब हम ये देखेंगे कि कैसे एक अखबार निकालने से लेकर एक तालाब से पानी पीने तक उनका हर एक कदम एक बहुत बड़े सामाजिक और कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक बदलाव की नींव रख रहा था। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। बाबा साहेब के इतने योगदान हैं, पर अगर हमें उनके पूरे आंदोलन की नींव को समझना हो तो वो सबसे पहला और बुनियादी विचार कौन सा था? देखिए, उनका सबसे बुनियादी विचार स्वराज की परिभाषा से जुड़ा हुआ था। स्वराज। हाँ, उस दौर में जब हर कोई अंग्रेजों से राजनीतिक आज़ादी की बात कर रहा था, बाबा साहिब एक बहुत गहरा सवाल पूछ रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर इस स्वराज में समाज का एक बड़ा हिस्सा अछूत बना रहता है, उसे बुनियादी मानवीय अधिकार भी नहीं मिलते। बिल्कुल, तो क्या ये सच में आज़ादी होगी? स्रोत में साफ लिखा है कि उनके लिए ऐसा स्वराज अछूतों के लिए एक नई तरह की गुलामी लेकर आता। शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक। हाँ, शायद पहले से भी बदतर। तो उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ शासक बदलना नहीं था, बल्कि समाज की पूरी व्यवस्था को बदलना था। और इसी सामाजिक व्यवस्था को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त रूपक का इस्तेमाल किया था। जी, वो गुंबद वाला रूपक। हाँ, उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज एक ऐसे गुंबद की तरह है जिसमें कई मंजिलें हैं, एक के ऊपर एक। लेकिन किसी भी मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए कोई सीढ़ी या दरवाजा नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। जो जिस मंजिल पर पैदा हुआ उसे वहीं मरना होगा। ये जो जड़ता थी, यही असली समस्या थी। और इस जड़ता का कारण वो किसे मानते थे? वो दो चीजों को इसका मुख्य कारण मानते थे। एक तो शिक्षा की कमी और दूसरा राजनीतिक शक्ति का अभाव। मतलब सदियों से ज्ञान और सत्ता पर कुछ खास वर्गों का कब्जा था। हाँ, और इसीलिए उनका मानना था कि इस पिंजरे से बाहर निकलने का कोई बाहरी रास्ता नहीं है, कोई मसीहा नहीं आएगा। दलित जातियों को खुद ही कठिन प्रयास करने होंगे। और इस प्रयास का पहला कदम क्या था? पहला कदम था ये एहसास करना कि वे गुलाम हैं, कि उनकी स्थिति अपमानजनक है और इसे बदलना जरूरी है। जब तक ये चेतना नहीं जागेगी, तब तक कोई लड़ाई शुरू ही नहीं हो सकती। तो ये साफ है कि बाबा साहब का मानना था कि दलितों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। लेकिन एक अकेली आवाज कितनी दूर तक जा सकती है? सही बात है, उन्हें एक मंच की जरूरत थी, अपनी बात कहने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। और यहीं से मूक नायक की कहानी शुरू होती है ना? बिल्कुल, और वो कहानी भी बहुत दिलचस्प है। 1919 में उनकी मुलाकात हुई कोल्हापुर के महाराजा शाहू महाराज से, जो खुद एक बड़े समाज सुधारक थे। जी, और अछूतों की समस्याओं में बहुत गहरी रुचि रखते थे। इसी मुलाकात के बाद 31 जनवरी 1920 को मूक नायक यानी गूंगों का नेता नाम का अखबार शुरू हुआ। मूक नायक, ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कह देता है। बहुत कुछ। पर क्या यह सिर्फ एक अखबार था या इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा था? मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम था। बिल्कुल, बाबा साहब ये समझ गए थे कि जब तक आप अपनी कहानी खुद नहीं कहेंगे, तब तक आपकी लड़ाई दूसरों की दया पर निर्भर रहेगी। तब तक दूसरे लोग तय करेंगे कि आपकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या होना चाहिए। हाँ, तो मूक नायक सिर्फ एक अखबार नहीं था, ये सत्ता के गलियारों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का पहला हथियार था। एक तरह से ये ऐलान था कि जो अब तक मूक थे, अब उनका अपना नायक है, उनकी अपनी आवाज है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनकी विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा करने में कोल्हापुर के शाहू महाराज ने तो मदद की ही, साथ ही उनके एक पारसी दोस्त थे नवल बथेना, उन्होंने भी आर्थिक मदद की थी। जी। और जून 1923 में जब वे लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटे, तो उन्होंने इस मदद को कभी नहीं भुलाया। इससे ये भी पता चलता है कि सामाजिक न्याय का ये आंदोलन किसी एक जाति या समुदाय तक सीमित नहीं था। इसमें समाज के वे सभी प्रगतिशील लोग शामिल थे जो समझते थे कि एक सच्चे राष्ट्र का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक समाज का हर हिस्सा मजबूत न हो। लेकिन बाहरी मदद अपनी जगह थी। बाबा साहब का सबसे ज्यादा जोर तो अपनी कौम को अंदर से जगाने पर था। हाँ, और स्रोत में उनके कुछ शब्द हैं जो आज भी चौंका देते हैं। उन्होंने अपने लोगों से कहा था, सदियों से तुम अत्याचारों की चक्की में पिस रहे हो,
फिर भी तुमने इस शोषण के विरुद्ध कभी आवाज नहीं उठाई। और आगे वो कहते हैं, अगर तुम लोग अपने नए जीवन की बुनियाद नहीं रख सकते तो तुम जिंदा क्यों हो? ये बहुत ही कठोर शब्द हैं। आज के समय में शायद कोई नेता अपने लोगों से ऐसी बात कहने की हिम्मत भी ना करे। और यही उनकी खासियत थी। वो सिर्फ दिलासा नहीं देना चाहते थे, इसे हम एक तरह की शॉक थेरेपी कह सकते हैं। मतलब उनका मानना था कि सदियों के दमन ने सिर्फ बाहरी नुकसान नहीं किया है, बल्कि उसने लोगों के मन में एक गहरी हीन भावना भी पैदा कर दी है। लोग अपने अपमान को ही अपनी नियति मान बैठे थे। तो इन कठोर शब्दों का उद्देश्य उसी सोए हुए आत्मसम्मान को झकझोरकर जगाना था। बिल्कुल, वो कह रहे थे कि मुक्ति बाहर से नहीं आएगी, वो तुम्हारे अंदर से आएगी। और शायद इसी सोच से उनका वो सिद्धांत निकला जो आज भी बहुत प्रासंगिक है, आत्म सहायता ही सर्वश्रेष्ठ सहायता है। हाँ, मतलब किसी और से उम्मीद मत करो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। उनका संदेश साफ था, कोई तुम्हें इस दलदल से निकालने नहीं आएगा। अगर इंसानों की तरह सम्मान से जीना है तो अपनी मदद खुद करना सीखो। और इसी विचार को जमीन पर उतारने के लिए, उसे एक संगठित रूप देने के लिए 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया। अच्छा, तो इस सभा का मकसद क्या था? इसका मकसद बहुत स्पष्ट था। पहला, सरकार और समाज के सामने पिछड़ी जातियों की समस्याओं को मजबूती से रखना। दूसरा, शिक्षा का प्रसार करना। हाँ, क्योंकि वो जानते थे कि ज्ञान के बिना कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। और तीसरा, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रास्ते खोजना। तो ये आत्म सहायता के विचार को भाषणों से निकालकर एक संगठित कार्रवाई में बदलने का पहला बड़ा कदम था। जी, एक संस्थागत ढांचा तैयार करने की कोशिश थी। तो पहले मूक नायक के जरिए अपनी आवाज पाई, फिर बहिष्कृत हितकारिणी सभा के जरिए संगठन बनाया। अब अगला कदम क्या था? इस संगठित शक्ति का पहला बड़ा प्रदर्शन कहाँ हुआ? वो ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ महाड़ में। यहाँ की कहानी बड़ी अजीब है और उस समय के भारत की सच्चाई को दिखाती है। क्या हुआ था वहां? बम्बई विधानसभा ने 1923 में एक प्रस्ताव पास किया था कि सभी सरकारी तालाब, कुएं और सार्वजनिक स्थान हर जाति के लिए खुले रहेंगे। अच्छा। और इसी कानून के तहत महाड़ का जो मशहूर चौवदार तालाब था, वो भी दलितों के लिए खुल गया था। मैं जब ये स्रोत में पढ़ रहा था तो हैरान रह गया। मतलब कानून तो पहले से ही मौजूद था, बिल्कुल, पर जमीन पर इसका कोई असर नहीं था। कोई असर नहीं था। ये उस समय की कड़वी सच्चाई बताता है कि भारत में सामाजिक सत्ता कानूनी सत्ता से कहीं ज्यादा मजबूत थी। कानून सिर्फ कागज पर था। हाँ, और ऊंची जातियों का सामाजिक दबदबा और डर इतना ज्यादा था कि कोई भी दलित उस तालाब का पानी इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। कानून और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। बिल्कुल, और बाबा साहब ने इसी खाई को पाटने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि इस कानूनी अधिकार को सामाजिक हकीकत में बदला जाएगा। और इसी के लिए महाड़ में वो सम्मेलन बुलाया गया। हाँ, 19 और 20 मार्च 1927 को कोलाबा जिले के महाड़ में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। स्रोत के मुताबिक इसमें लगभग 5,000 लोग शामिल हुए थे। 5,000! उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी और अभूतपूर्व भीड़ थी। जी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी थे। ये सिर्फ एक सभा नहीं थी, ये एक शक्ति प्रदर्शन था। जब हम सत्याग्रह शब्द सुनते हैं तो अक्सर गांधी जी का ख्याल आता है। महाड़ का सत्याग्रह उस सोच से कैसे अलग था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, गांधी जी का सत्याग्रह ज्यादातर विरोधी का हृदय परिवर्तन करने पर केंद्रित था। हाँ, लेकिन महाड़ का सत्याग्रह किसी से अनुमति मांगने या किसी का हृदय परिवर्तन करने के लिए नहीं था। ये एक स्थापित कानूनी अधिकार को लागू करवाने का एक सामूहिक अहिंसक प्रदर्शन था। ये एक ऐलान था कि हम कानून की नजर में बराबर हैं। और हम अपने अधिकार लेकर रहेंगे, चाहे सामाजिक परंपरा कुछ भी हो। ये अधिकार की लड़ाई थी, दया की नहीं। उस सभा में बाबा साहेब ने जो भाषण दिया, उसमें क्या खास बातें थीं? उन्होंने लोगों को इस बड़े कदम के लिए कैसे तैयार किया? उनका भाषण मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को तैयार करने पर केंद्रित था। सबसे पहले उन्होंने लोगों को उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाई, जिससे लोगों में आत्मविश्वास जागे। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पूर्वज सेना में रहकर बड़े-बड़े पदों पर पहुंचे थे। फिर उन्होंने कहा कि अगर तरक्की करनी है तो अपनी कुछ आदतें और विचार बदलने होंगे। किस तरह के विचार और आदतें? उन्होंने लोगों से कुछ प्रतिज्ञाएं करवाईं जो सीधे सामाजिक कुरीतियों और मानसिक गुलामी पर चोट करती थीं। पहली कि वे मरे हुए जानवरों का मांस खाना छोड़ देंगे, क्योंकि ये काम उनके साथ अपमानजनक तरीके से जोड़ा गया था।
सही बात है। और दूसरी और सबसे जरूरी कि वे अपने दिमाग से ऊंच नीच और जात पात की दीवार को गिराएंगे। तो ये सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं थी। नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों और समाज द्वारा थोपी गई हीनता की भावना से लड़ने की भी तैयारी थी। उनका सबसे शक्तिशाली संदेश था, अपने हृदय में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न करो और अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानो। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया होगा जब हजारों लोग उस तालाब की तरफ बढ़े होंगे। जी, स्रोत बताते हैं कि भाषण खत्म होते ही बाबा साहब ने लोगों को तालाब की ओर चलने का आह्वान किया। हजारों लोगों का वो जुलूस। हाँ, और वो शांति से चौदार तालाब की ओर बढ़ा। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने तालाब में उतरकर पानी पिया और फिर उनके पीछे हजारों लोगों ने उस पानी को पिया जिस पर उनका कानूनी हक था। लेकिन सामाजिक हक से उन्हें सदियों से वंचित रखा गया था। राइट। वो पानी पीना सिर्फ एक क्रिया नहीं थी, वो नागरिक समानता की घोषणा थी, वो डर की बेड़ियों को तोड़ने का ऐलान था। इसका असर क्या हुआ? क्या ऊंची जातियों ने इस अधिकार को आसानी से स्वीकार कर लिया? बिल्कुल नहीं। जैसे ही सत्याग्रही लोग सभा वाली जगह पर लौटे, महाड़ में अफवाह फैल गई कि वे लोग वीरेश्वर मंदिर में भी घुसने की योजना बना रहे हैं। और फिर उन पर हमला हुआ। हाँ, ऊंची जातियों की भीड़ ने लाठियों से उन पर हमला कर दिया। कई लोग घायल हुए। यही नहीं, उनके जाने के बाद उस तालाब का शुद्धिकरण भी किया गया। शुद्धिकरण? जी, गाय के गोबर और गौमूत्र से भरे 108 घड़ों के पानी से तालाब को पवित्र किया गया, क्योंकि अछूतों के छूने से वो अपवित्र हो गया था। ये तो बहुत ही भयावह प्रतिक्रिया थी। और इससे ये साबित होता है कि ये लड़ाई सिर्फ पानी की थी ही नहीं। कभी नहीं थी। ये लड़ाई सम्मान की थी, इंसान होने के हक की थी। और ये शुद्धिकरण की घटना इस बात का सबसे बड़ा सबूत थी। इसने पूरे देश के दलित समाज को दिखा दिया कि मामला सिर्फ एक तालाब का नहीं, बल्कि पूरी मानसिकता का है जिससे लड़ना होगा। महाड़ सत्याग्रह एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आत्मसम्मान के आंदोलन की आग लगा दी। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, मूक नायक से लेकर महाड़ सत्याग्रह तक, तो ये सिर्फ सुविधाओं या आरक्षण की लड़ाई नहीं लगती। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी लड़ाई है। ये अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई है। जैसा कि हमने इन अंशों में देखा, ये आत्मसम्मान, शिक्षा और राजनीतिक शक्ति के जरिए इंसान होने के पूरे हक को हासिल करने की लड़ाई थी। मूक नायक अपनी आवाज को पाना था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा उस आवाज को संगठित करना था और महाड़ सत्याग्रह उस संगठित आवाज को एक सामूहिक कार्रवाई में बदलना था। हर कदम बहुत सोचा समझा और रणनीतिक था। और आज भी उनकी ये दृष्टि उतनी ही प्रासंगिक लगती है ना? बिल्कुल। सामाजिक न्याय की लड़ाई में आत्मसहायता, शिक्षा के माध्यम से खुद को मजबूत करना और अन्यायपूर्ण सामाजिक संरचनाओं को सीधे चुनौती देने का उनका दिखाया मार्ग आज भी मशाल का काम करता है। ये रास्ता बताता है कि अधिकार मांगे नहीं जाते, वे संगठित होकर और आत्मसम्मान के साथ हासिल किए जाते हैं। सही बात। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक दिलचस्प तुलना की गई है। गांधी जी, सावरकर और अंबेडकर तीनों को समाज सुधारक बताया गया है। हाँ, लेकिन अंबेडकर और सावरकर को क्रांतिकारी कहा गया है, जो एक नए हिंदू समाज का निर्माण करना चाहते थे। जी। और स्रोत के मुताबिक अंबेडकर एक ऐसा हिंदू समाज बनाना चाहते थे जिसमें कोई जाति भेद न हो, सब पूरी तरह से एक समान हो। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के संदर्भ में एक ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना करना जहां कोई जाति भेद ना हो, इस विचार में क्रांतिकारी क्या है? क्या आज भी यह विचार उतना ही रैडिकल लगता है जितना 1927 में लगता था? और इस लक्ष्य को पाने में हमारे सामने आज भी क्या चुनौतियां बनी हुई हैं?